योगी आदित्यनाथ पे जो पिक्चर बनी है अजय, सेंसर बोर्ड में कुछ रोक दिया है? पहले तो उसको देखा नहीं और बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि बिना देखे पिक्चर को रिजेक्ट कर दिया। और सरकार आपकी है, सिस्टम अभी भी उनका है। हमसे कहा गया एनओसी लेके आइए योगी आदित्यनाथ से, उसका नाम सेंसर बोर्ड है ही नहीं, मतलब वो ग्रैंड डैडी बन जाते हैं। अब ये जो इनकाउंटर रहा है, इज इट दैट योगी आदित्यनाथ इज सिटिंग देयर और उन्होंने साइन करा के उसको ठोक दो? आपको काम कराना है कौन सा, आपको पता है कहाँ किडनैपिंग वाला है, कहाँ मर्डर वाला है। ही इज अ वेरी शार्प लीगल ब्रेन। अतीक अहमद को लाइव टीवी पे गोली मारी गई। देयर इज स्टिल कंट्रोवर्सी कि भाई कैसे मरा कैसे नहीं। 60-70 साल का अतीक अहमद है जो 40 साल से अपना माफियाडम चला रहा है, उस पर केस ही नहीं चल पाया कभी। और जैसे ही केस चालू हुआ, बताइए क्या होगा। मैंने सुना योगी आदित्यनाथ पे भी बहुत सारी एफआईआर हैं और कभी केस नहीं चल पाया उनका। देखिए आप आजकल अफवाहें पढ़ रहे हैं रवि जी। योगी आदित्यनाथ पे 3 केस हैं। योगी आदित्यनाथ क्या भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? शांतनु जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार रवि जी। नमस्कार। लवली टू बी बैक। हैप्पी टू हैव यू बैक। और बहुत प्यारा कमरा है एक तो आपका ये। थोड़ा ऐसा लगता है किसी एंटीक रूम में आ गए हैं। इसमें जो इधर बुक शेल्फ, इधर ऑल दिस आप जैसे लोगों के साथ बैठना है तो इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट। मुझे मजा आता है ऐसे आने में। आई एम ग्लैड दैट यू आर बैक। पीरियड रूम लगता है, किसी पीरियोडिकल रूम में। एंटीक फील है ना? एंटीक फील है, लगता है कुछ लिटरेरी कुछ कॉन्वर्सेशन होने वाला है। कॉन्वर्सेशन का माहौल बनने लगता है। होने ही वाला है। होने ही वाला है। और आज की डेट में बड़े इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। एक तो मैंने सुना है कि योगी आदित्यनाथ पे जो पिक्चर बनी है अजय, उसको सेंसर बोर्ड में कुछ रोक दिया है। एक तो ये मैंने सुना है। दूसरा मैंने सुना कतर और कुछ मिडिल ईस्ट के देशों ने उसको बैन कर दिया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अजय मूवी है, अजय मतलब जिसको पराजित ना किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता इस पिक्चर को कोई पराजित कर पाएगा। उस दिन जॉली एलएलबी और निशांची भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है अजय होगी जी। और सेंसर बोर्ड में अटकी है पिक्चर। सेंसर बोर्ड में पहले तो उसको देखा नहीं और बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि बिना देखे पिक्चर को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ट्रेलर में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा। हम मुंबई हाई कोर्ट गए। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा भाई ये तो आपके कहीं स्टैच्यूट में लिखा नहीं है, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी सेंसर को, और सेंसर देख के आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप ओवरऑल कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने जबरदस्ती फिर देखी और फिर उसमें उन्होंने 29 कट्स दिए, 29 कट्स दिए। हम चाहते तो वो कट्स को मान लेते और कर देते, लेकिन जब हमने वो कट्स देखे तो वो पूरी आत्मा को ही मार दे रही थी। योगी आदित्यनाथ के ओजस्वी जीवन को मार दे रही थी। योगी आदित्यनाथ के तेज को, उनके तप को, उनकी तपस्या को, उनके बलिदान को वो छोटा कर दे रही थी। और जैसे कश्मीर फाइल्स में कहा गया है ना कि सरकार आपकी है, सिस्टम अभी भी उनका है। तो मेरे ख्याल से अभी भी वामपंथी एलिमेंट सेंसर बोर्ड में लगे हैं। सेंसर बोर्ड तो सेंटर का है, तो व्हाई विल दी रूलिंग गवर्नमेंट ब्लॉक इट्स ओन ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें क्या उसके पीछे का शेडन था, लेकिन मैं तो वही कहूँगा कि सरकार तो राइट विंग है, दक्षिणपंथी है, लेकिन अभी जो एलिमेंट्स हैं वो सिस्टम के लोग अभी भी। तो सेंसर बोर्ड केवल जो हेड है वो नहीं ना, उसके अंदर के लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं, वो पुराने ही लोग हैं, वो तो पुराने स्टाफ है। इंटरेस्टिंग बात वैसे सेंसर बोर्ड के बारे में बताऊँ आपको। क्या? IRS ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है उसमें। बहुत बढ़िया। अभी मतलब उसका कोई तुक नहीं है। उसके जो अभी सीईओ हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह, जो 2007 के IRS ऑफिसर है। अब एक IRS ऑफिसर जिसको रेवेन्यू, खाता, बही ये आता है, वो एक मूवी देख के कैसे बता सकता है कि वो क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है? तो और सेंसर बोर्ड की थोड़ी आदत है, ये देखिए हम दोनों पिछले 5 मिनट से बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। उसका नाम सेंसर बोर्ड है ही नहीं, सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आपको बताना है कि इस पिक्चर को U मिलेगा, UA मिलेगा, S मिलेगा, या कौन से एज ग्रुप का UA 30+ मिलेगा, ये 13+ मिलेगा। और 4 गाइडलाइन है कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म तो नहीं करती है, 2 राज्यों को नहीं लड़ाती है, 2 जातियों को, 2 धर्मों को नहीं लड़ाती है, और अश्लीलता नहीं, बस। लेकिन वो तो कुछ और ही, मतलब वो ग्रैंड डैडी बन जाते हैं। नीले कपड़े क्यों पहने, इसने माफ़ी क्यों मांग ली, उसने सिर पे हाथ क्यों रख लिया, इसने ऐसे क्यों बोल दिया, मतलब वो कहते हैं अरे भाई आपको नहीं करना है सब। अभी एक पिक्चर का नाम था, सुरेश गोपी थे उसमें, जो केरला से अकेले सांसद है भाजपा के, जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उस किताब का नाम, मूवी का नाम आ भी चुकी है। नहीं, जानकी तो माता सीता का नाम है, आप जानकी नाम नहीं रख सकते। अरे ये कैसा बात हुई, जानकी तो हजारों लड़कियों का नाम है, तो उनको बेचारों को वी जानकी करना पड़ा उसका नाम। मतलब अटपटे। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग फॉर फ्री वी हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस। वी हैव क्रिएटेड द टेस्ट, द टूल इज देयर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो अहेड, यूज इट, स्प्रेड द अवेयरनेस, बिकम मोर सेल्फ अवेयर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हमसे कहा गया कि एनओसी लेके आइए योगी आदित्यनाथ से। अच्छा, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट सुनिए तो
मैंने कहा वो तो किताब उन्होंने लॉन्च करी है, उनकी ट्वीट करी है किताब अपने हैंडल से, मतलब मैंने फोटो खिंचा के ट्वीट कर दिया तो अलग बात है, अपने हैंडल से ट्वीटेड है, कई बार सरकार ने अपने कार्यक्रमों में बंटवाई है किताब, मतलब ऑलमोस्ट ऑफिशियल बायोग्राफी, राइट। नहीं, वो तो किताब का है, इस मूवी पर लेके आइए। तो कोर्ट में गई, तो कोर्ट में मैडम ने दो फीमेल जज थी, मैडम डेरे और मैडम गोखले, मुंबई हाई कोर्ट, बहुत सीनियर जजेस, दो बेंच की, 2 जज की बेंच में गया। उन्होंने कहा वो तो पीएम पे भी पिक्चर बनी है, आपके पास एनओसी है क्या? सेंसर से पूछा, नहीं मैम वो डिफरेंट केस था, ये डिफरेंट केस है, मतलब जैसे होती है। तो फिर हमने आर्गूमेंट दिया कि पिक्चर है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू की किताब पे बनी है, उसमें 14 पॉलिटिशियंस हैं रवि, 14 पॉलिटिशियंस, दोनों पार्टी के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मतलब आप नाम लीजिए और पॉलिटिशियन है उसमें। उसका 14 के 14 का एनओसी है क्या? नहीं मैडम वो डिफरेंट केस था, ये सिटिंग है, सिटिंग पे बनी है, मतलब उन्होंने सारे कॉम्बिनेशन लगाए। पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि कोर्ट ने पिक्चर देखी। अच्छा, देखी, वो भी कब? वीकेंड में, अपने टाइम में, मतलब तो उनसे उन्होंने पिक्चर ली एक फॉर्मेट में हमसे, वीकेंड में देखी, मंडे को कोर्ट वापस आई, उन्होंने वकील से पूछा सेंसर के, आपने पिक्चर देखी है? उन्होंने कहा मैडम वो क्लाइंट ने देखी है, मतलब सेंटर बोर्ड ने। आपने बुक पढ़ी है? मैडम वो क्लाइंट ने पढ़ी है। हमारे वकील ने लकीली बुक भी पढ़ ली थी, हमारे वकील बहुत बड़े वकील हैं, रवि कदम, जो अटॉर्नी रह चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो उन्होंने कहा मैंने पिक्चर भी देखी है और आप कौन सा बताएं कट, मैं उस पर डिबेट करने को रेडी हूँ। इस आदमी ये रेडी नहीं था, ना तो पिक्चर देखी है ना तो किताब पढ़ी है। मैडम कह रही मैंने पिक्चर देखी है, आपने जो कट में आपको टाइम भी देना पड़ता है 10 से 10:20 तक, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक अब वो कट है, मैंने बिल्कुल वो टाइमलाइन के साथ पिक्चर देखी है, मैं एक कट भी ऐसा नहीं है जो विच होल्ड्स द ग्राउंड। और कोर्ट ने रवि सारे कट हटा दिए, जैसी पिक्चर हमने बनाई थी वैसी की वैसी आ रही है। बढ़िया। दूसरी बात, अभी मैं अयोध्या में संतों को पिक्चर दिखा के आया, 150 संत पिक्चर देखने गए अयोध्या के। पहली बार कुछ संत अपने आश्रमों से निकले, संत पहली बार थिएटर में पहुंचे, नॉर्मल थिएटर था, मतलब मैंने कोई अलग हॉल बुक नहीं करा था, नॉर्मल थिएटर था वहाँ का एक। तो चर्चा आई, कुछ संत भावुक भी हो गए, भाई हमारा भी जीवन है इस पिक्चर में, हमने भी माँ को छोड़ा था, हमने भी परिवार को छोड़ा था। कुछ एनओसी की बात आई, वो पेपर में पढ़ा तो एनओसी मांग रहे हैं। फिर आपने तो इतनी रिसर्च करी, उसमें एनओसी की क्या ज़रूरत है? फिर इतनी सुंदर बात कही एक संत ने, उन्होंने कहा भाई ये तो अयोध्या है, राम की भूमि है, क्या ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखने से पहले राम जी से एनओसी ली थी क्या? तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं तो ऋषि वाल्मीकि के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। हाँ, राम जी के तेज की तुलना योगी आदित्यनाथ के तेज से ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक कह रहे हैं भाई, मैंने अच्छे मन से बनाई है, पूरी टीम ने अच्छे मन से बनाई है। उसमें निरहुआ हैं जो सांसद रहे हैं, उसमें परेश रावल हैं जो सांसद रहे हैं, तो मतलब एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल टीम है। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल टीम किसी कैरेक्टर के साथ कुछ छेड़छाड़ करना नहीं चाहेगी, बल्कि मुझे तो ना थोड़ा सा बॉलीवुड वालों पे मतलब शक ही रहता है, तो मैं तो 40 के 40 दिन बिल्कुल कुंडली मार के सेट पे बैठा रहा। और जो डायलॉग होते वो शूट में ना आप सुन सकते हैं, शूट में क्या चल, शूट दूर भी लोकेशन होती है तो आप जहाँ डायरेक्टर बैठता है वो स्क्रीन लगी होती है, आप देख सकते हैं। मैं तो वहीं बैठा रहता था कि कुछ भाई जो स्क्रिप्ट है, जो मैंने एक तरह से देखी है और एक तरह से उस पर मेरी सहमति है, उससे दाएँ बाएँ तो नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो वो क्रिएटिव लिबर्टी कितनी है, क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको सिनेमा दिखाना है, आपको लार्जर देन लाइफ दिखाना है, लोगों को एंटरटेन करना है। तो मैं तो बैठा रहता था। तो जब ऐसे पिक्चर निकल के आई है तो हाँ ये हुआ, लेकिन अभी भी कल पता लगा अब तो पिक्चर आ रही है, फ्राइडे को 19 तारीख को पिक्चर आ रही है, स्क्रीन्स मिलती हैं आपको, ट्यूसडे वेंसडे स्क्रीन मिलनी शुरू होती है। तो हमें न्यूज़ आई, बड़ी बुरी खबर आई कि यूएई में और मस्कट में तो पिक्चर लग रही है, लेकिन कतर ने और सऊदी अरेबिया ने पिक्चर को बैन कर दिया है। हमें वहाँ के एग्जिबिटर से, वहाँ के जो थिएटर्स हैं उनसे मैसेज आया है कि मिनिस्ट्री ने कहा है, वहाँ की जो कल्चर मिनिस्ट्री होगी, कि ये रिलीजियसली सेंसिटिव पिक्चर है, अच्छा, इसको पास, इट विल नॉट पास, ये बिल्कुल डिक्टेट लिखा हुआ है। अब देखिए कोई बंगाल फाइल्स को ममता जी बैन कर देती हैं और योगी आदित्यनाथ की पिक्चर को कतर और मतलब मैं तो आपसे सऊदी यही अरेबिया पूछने बैन वाला कर था, देते हैं। डिस्पाइट एवरीथिंग जो आप कह रहे हो, जी। इतना डाउट क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल ये रिलीजियस सेंसिटिविटी जो है वो तो योगी आदित्यनाथ के साथ एक साइड पे साथ में चलती ही है। और एक और चीज़, जैसे मैं आप यार, थोड़ा सा, मंदिर बन गया रवि, यूएई में मंदिर बन गया इतना बड़ा, हाँ, मतलब ये पूरा मंदिर बन गया, एक मेहनत की पिक्चर आने में क्या हो जाएगा? चलो यूएई में आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया को भी अपने द्वार खोलने पड़ेंगे। मैं तो पहले आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सऊदी अरेबिया की सरकार को, अगर वो सुन रहे हो, वहाँ हिंदी कोई ना कोई समझता होगा, I request to the government of Saudi Arabia and to the government of Qatar that watch the movie. Your highest official should watch the movie, and it's a very inspirational movie even for your youth. Banning a movie is a very archaic thing, the things of the past. It's a medieval thing. Watch a movie and make a counter movie if you want. But this banning is a very archaic thing. Allow your people to watch the movie. राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम द मूवी, लेट अस कम टू रियल लाइफ। Yeah. रियल लाइफ में योगी आदित्यनाथ का जो सारा ब्रांड है और उनका इम्पैक्ट है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अबाउट हिज इरेडिकेशन ऑफ क्राइम, Yep. क्राइम का क्रैकडाउन, Mafia. माफिया, इनकाउंटर एरा, यूपी में दहशत होती थी,
शाम को लोग निकल नहीं पाते थे। अतीक अहमद जैसे लोग खुला घूमते थे और खुला नहीं घूमते थे, विधानसभा और लोकसभा में थे। खुला घूमना तो फिर भी ठीक है, उनके पास पावर थी, गवर्नमेंट पावर थी। हाँ। इस चैनल पे एक वीडियो जो भी आप देखते हो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंकिंग। मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है। मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो। और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस। इट रियली मैटर्स टू अस विद वन क्लिक ऑफ योर्स। It will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है। 2017 में 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा पुलिस इनकाउंटर्स हुए और ऑफिशियल्स कहते हैं कि क्राइम और माफिया के फियर को दबाया गया, इसके ख़त्म कर दिया गया इसके वजह से। अब ये जो इनकाउंटर रहा है, मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड ये होता कैसे, मतलब इज इट दैट योगी आदित्यनाथ इज सिटिंग देयर और उन्होंने साइन करा के उसको ठोक दो? इज दैट हाउ इट वर्क्स? कैसे करते हैं? देखिए, इट्स वेरी मेटिकुलस ना, जो ये कहते हैं बुलडोज़र बाबा है, एक घर तोड़ दिया तो क्राइम चला गया, या एक एनकाउंटर चला गया तो क्राइम चला गया। ऐसे नहीं क्राइम जाता है, ऐसा कोई वॉर नहीं चल रही है कि इधर पुलिस खड़ी है इधर क्राइम खड़े, ठट मर गए लोग, ऐसे नहीं है। इट्स अ वेरी मेटिकुलस प्रोसेस। जब योगी आदित्यनाथ रवि जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ऐसा नहीं था कि उन्हें उत्तर प्रदेश के कॉस्मॉस का पता नहीं था। वो तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के सांसद थे 19 साल से, तो गोरखपुर में उन्होंने देखा था, गोरखपुर तो बिल्कुल हॉटबेड था उसका। राइट। गोरखपुर वॉज नेम्ड एज शिकागो ऑफ द ईस्ट। मतलब वहाँ लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि अगर आप हफ्ते भर में एक आध गोलीबारी अपनी आंखों से देख लें तो आप लोग तो कॉमन ही था वहाँ पे। तो उन्होंने उस कॉस्मॉस को देखा था, उस कॉस्मॉस को सुधारा भी था जितना वो सुधार सकते थे एज ए MP, बिकॉज गवर्नमेंट तो उनकी नहीं थी। देखिए, योगी आदित्यनाथ का राइज कब हो रहा है? जब मुलायम सिंह की सरकार है, जब मायावती की सरकार है, जब अखिलेश यादव की सरकार है, मतलब बिल्कुल नेगेटिव टाइम्स में अपोजिशन की सरकार में योगी आदित्यनाथ का राइज हो रहा है। वो उसमें भी मैन्यूवर कर ले रहे हैं। जब उनके पास पावर आ जाएगी तो उनको तो पता है सारे स्क्रूज का टट, उनको पता है स्क्रूज कौन से ढीले हैं, बस टाइट करना था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, देयर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। उन्होंने कहा भाई सबकी मुझे हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट बनाओ, जिन पे आज तक FIR हुई है लेकिन अरेस्ट नहीं, उनकी लिस्ट बनाओ। जो लोग जेलों से भाग गए, कोर्ट रूम से भाग गए, जो माफिया नोन है, जिन पे आपने सोचा ही नहीं कि FIR करेंगे, जिस पे कोर्ट ने रिक्लूज कर दिया कि मैं बैठूंगा ही नहीं भैया, ऐसे जगह तो जज ही नहीं बैठता था, नहीं मैं नहीं लड़ रहा इसका, मतलब मैं बैठूंगा ही नहीं इसके केस में। ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनी और वही लिस्ट 15,000 की आई जो आपने बोला अभी। फिर इनके लिए सबके लिए अलग अलग टीम्स बनी, एक अलग तरह की STFs बनी, स्पेशल टास्क फोर्स बनी, सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जब इन पे दबिश बनाई गई तो जहाँ जहाँ पे काउंटर स्ट्राइक हुई वहाँ पे मुठभेड़ हुई और उसमें 150 लोग मारे गए, मतलब वो चले गए उनको जहाँ जाना था। तो उस 15,000 से और बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत सारे कोर्ट केस चले, कन्विक्शन बहुत हाई हुआ। और जब लोगों को पता कि ये होने वाला है अब कि मुख्तार अंसारी अब जेल में रहेंगे, अतीक अहमद अब जेल में रहेंगे, उनके खिलाफ गवाह बोलने वाले आ जाएंगे, अब उनका केस चलेगा, अब जज डरेंगे नहीं, तो तब लोगों को लगा भाई अब आया है उत्तर प्रदेश का सही जो पोटेंशियल है वो निकल के आया। उसी के साथ पैरेलली क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट्स चल रही हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी जापान जाके, यूरोप जाके, अमेरिका जाके सॉलिसिट कर रही है। सैमसंग की फैक्ट्री कोरोना में बंद हो जाती है नोएडा, चाइना में तो नोएडा आती है, वो तमिलनाडु नहीं जाती है, वो महाराष्ट्र नहीं जाती है। तो पैरेलली चल रहा है, इधर गुंडा राज खत्म हो रहा है, इधर इन्वेस्टमेंट राज आ रहा है। हम कहते थे यूपी में पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हर जिले की स्पेशलिटी थी कि नोएडा में क्या होगा, किडनैपिंग माफिया होगा, मेरठ में क्या होगा, कार चोरी माफिया होगा, बुंदेलखंड में क्या होगा, सैंड माफिया होगा, वहाँ सैंड बहुत है, बालू बहुत है, प्रयागराज में क्या होगा, वहाँ पे सारे तैयारी वाले बच्चे हैं, चीटिंग माफिया होगा, गोरखपुर एरिया में क्या होगा, फिरौती माफिया होगा, रेलवे स्क्रैप माफिया होगा। मतलब आपको स्पेशलाइजेशन है, आपको काम कराना है कौन सा, आपको पता है कहाँ किडनैपिंग वाला है, कहाँ मर्डर वाला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से योगी आदित्यनाथ उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे ले आए हैं। कहाँ पे चूड़ी बनती है, कहाँ पे कालीन बनते हैं, कहाँ सॉफ्टवेयर बनते हैं, कहाँ क्रिकेट के बैट बनते हैं। अब पता है कौन सा जिला किस में फेमस है। अगर कोई एग्जीबिशन फ्रांस में हो रही है तो मेरठ का बैट बनाने वाला जाएगा, कोई एग्जीबिशन साउथ कोरिया में हो रही है तो भदोही का कालीन वाला जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब आप चेंज को सोच पा रहे हैं। ये हुआ कितने में, 7-8 साल में ये सब करने में डेकेड्स लग जाते हैं ना भी भाई। ऐसे पलटा है उसको। और मेटिकुलसली पुलिस के पास क्या है, पुलिस केवल 1.5 लाख लोगों से काम कर रही है, पद कितने, 3 लाख। कैन यू इमेजिन दैट। देखिए, पुलिस की वर्दी का एक इकबाल होता है, हम लोग कहते हैं यूपी में इकबाल, मतलब अगर पुलिस वाला बाहर खड़ा है तो पेटी क्राइम तो रुक ही जाएगा, बड़ा क्राइम तो चलो उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन आपकी तो 1.5 लाख पुलिस है, आपका पीपल टू पुलिस रेशो बिल्कुल अबिस्मल है पूरी कंट्री में। ये उत्तर प्रदेश का हाल था। तो क्या करा, वो 3 लाख जो पद थे, वो 3 लाख के 3 लाख बिना किसी चोरी चकारी पर्ची सिस्टम के भरा गया, बल्कि 3.5 लाख हो गया। पहली बार भारत में ऐसा होगा 60,000 पुलिस वाले सामने खड़े हैं और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ उनको
उनका नियुक्ति लेटर बांट रहे हैं और एक पुलिस वाला ये नहीं कह सकता वहाँ पे कि मुझसे 2 रुपये भी लिए गए। तो जो सिस्टम पूरा ओवरऑल हुआ, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए ड्रोन्स, जो पुलिस को चाहिए, क्योंकि आज वो पुरानी आप लाठी लेके नहीं आज के क्राइम को रोक सकते। साइबर क्राइम के अलग सेल, कमिश्नरेट बनाना, जैसे आपको पता है हम नोएडा में बात कर रहे हैं अभी, नोएडा इज ए कमिश्नरेट नाउ। यहाँ का डीएम जूनियर ऑफिसर होगा, पुलिस कमिश्नर सीनियर ऑफिसर होगा। जब कमिश्नर आता है तो आपको एसपी रैंक के ऑफिसर तो 5 मिल जाते हैं, उसके ऊपर आपको एडीजी रैंक का ऑफिसर मिल जाता है। लक्ष्मी सिंह जो इतनी सीनियर ऑफिसर है वो नोएडा को मिली में। ऐसा बनारस में हो गया, ऐसा लखनऊ में हो गया, ऐसा कानपुर में हो गया, ऐसा प्रयागराज में हो गया। मतलब सिस्टमिक चेंज, फिलिंग द पोजीशंस, टारगेटेड ऑपरेशंस, ये सारे एक साथ हुए तब आज का यूपी आया है। उसमें बुलडोजर क्या है, लास्ट बात बताऊंगा केवल। एक माफिया का केस आया जैसे योगी आदित्यनाथ के पास, मतलब बहुत सारे माफिया क्या है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। एक माफिया का केस आया तो योगी आदित्यनाथ ऑपरेट कैसे करते हैं, सोचते कैसे, ही इज़ अ वेरी शार्प लीगल ब्रेन। क्योंकि वो देखिए गोरखनाथ मठ चला रहे हैं, वो बहुत बड़ा मठ है, उसके 40 इंस्टीट्यूशन हैं, उसके अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हैं, तो लीगल केसेस तो आते हैं। तो वो और सांसद है 19 साल से, उन्हें पता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, कैसे जुडिशरी काम करती है, कैसे लॉ बनते हैं। तो जैसे ही किसी माफिया का केस आता है तो वो ये बड़ा कैसे हुआ, सर इसका स्क्रैप का धंधा है, सर इसका धंधा है, इसका धंधा है, सर इसके होटल हैं, इसका ये मकान है। अच्छा चेक करो ज़मीन, ये लीगल ज़मीन पे, क्योंकि उनको अजम्पशन होता ही है, उनको एक सेंस होता है कि इसने इतना बड़ा मकान पास तो नहीं कराया होगा। बिकॉज देखिए ये फ़र्क पड़ता है 19 साल के सांसद का, जो ये सब सालों से देख रहा है। तो पैन लाए, हाँ सर ये तो नज़ुल की ज़मीन पे बना है, सर ये तो SC/ST की ज़मीन पे बना है, सर इसके तो दाखिल खारिज में पर्चा ही नहीं, तो किसी और के नाम पे है। नोटिस गया है इसको कभी, हाँ सर अखिलेश सरकार में नोटिस गया है। मतलब अखिलेश सरकार का नोटिस योगी सरकार यूज़ करके कह रहे फिर कार्रवाई क्यों नहीं की। सर वो तो बस खाना पूर्ति के लिए नोटिस भेज देते थे, जिससे कभी कोई कह दे कि आपने नोटिस नहीं भेजा क्या, हमने तो नोटिस भेजा। तो होता क्या, आपको एक नोटिस भेजते हैं, दूसरा नोटिस भेजते हैं, फिर कहते हैं चस्पा करना, मतलब चिपका दिया, जिससे आप यू कैन क्लेम इग्नोरेंस कि मैंने तो मिला ही नहीं नोटिस, भाई मैंने चिपका ही दिया, फोटो खींच के भेज दिया आपको। तो करिए चस्पा करिए, चस्पा के बाद वो 15 दिन का नोटिस होता है और घर तोड़ दीजिए। घर तोड़ने से क्या होगा भाई, उसकी इकोनॉमिक उसकी, तो देखिए आपको अगर किसी माफिया को वीक करना है तो उसका इकोनॉमिक सिस्टम वीक करना पड़ेगा ना। जिस होटल से पैसा कमाता है, जिस फैक्ट्री से पैसा कमाता है, और जो इलीगल, तो वो क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसका इकोनॉमिक सिस्टम ही वीक कर देते हैं। बुलडोजर तोड़ना एक प्रतीकात्मक है, मैं आपकी शक्ति को खत्म कर रहा हूँ। आपका जो भवन, आपका जो महल, आपका जो हाथा, आपकी जो हवेली थी, जो आपकी ताकत दिखाती थी, जो इलीगल जमीन पे बनी थी, जिसमें आपके गुर्गे गुंडे 60 बैठते थे कमरों में, उसी तोड़ दूंगा, रहेंगे कहाँ लोग, आपको डिस्प्लेस कर दूंगा। आपकी जो फैक्ट्री, आपका जो होटल जो इलीगल जमीन पे बना था, पैसे कहाँ से कमाएंगे आप, लाएंगे कहाँ से, बंदूकें हथियार कहाँ से देंगे। तो मैं आपका इकोनॉमिक सिस्टम ही खत्म करता हूँ। तो बहुत शार्प थिंकिंग है ये, और फिर मैं आपको लीगली तो घेरूंगा ही, मुझे पता है आपके अगेंस्ट में सब कुछ है। नहीं मतलब ये तो जैसे जहाँ पर भी माफिया और ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है उसको काटने का सबसे बढ़िया तरीका होता ही है, इट इज इन द प्ले बुक कि डिस्ट्रॉय देयर इकोनॉमिक सोर्सेज। हाँ, बस इसी को योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेटिकुलसली यूज़ करा। हाँ बट ठीक है, अब अच्छा, बट देन देयर इज अ लेवल दैट गेट्स क्रॉस्ड। अतीक अहमद को लाइव टीवी पे गोली मारी गई, और जिस टाइप की बातें उसके बारे में सुनी जाती है, मुझे तो लगता है उससे बहुत बुरा अंजाम होना चाहिए था। ही वॉज अ वेरी वेरी बैड मैन। लाइव टीवी पे गोली मारी गई। मुख्तार अंसारी कस्टोडियल डेथ, डाइड इन जेल, बट देयर इज स्टिल कंट्रोवर्सी कि भाई कैसे मरा कैसे नहीं। देयर इज नो कंट्रोवर्सी। तो कहाँ पे वेयर दोनों बताता हूँ, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बहुत समय से जेल में थे। जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो उनको पंजाब की जेल में ले गया। वहाँ पे वो बिल्कुल आलीशान तरह से अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो ऐसा लगता था कि मतलब आपके रूम से अच्छा उनका रूम हुआ करता था। फिर जब योगी सरकार आई तो उनको वापस बुलाया और उनको जेल में रखा। उनकी तबीयत ख़राब थी, हमने देखा था, उनके फ़ोटो आते थे, और वो उनकी हार्ट अटैक से किसी बीमारी से डेथ हुई। उनकी पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं निकल के आई, बिल्कुल नेचुरल डेथ है, एज से डेथ है, बीमारी से डेथ है। कहा कि उनको जहर खिलाया गया, ये खिलाया गया, वो खिलाया गया, कोई ऐसा पॉइजन उनकी बॉडी में नहीं पाया गया। क्या होता है, हम लोग 10 खबरें पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में वही बन जाता है। हम वो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो तो छोटी सी खबर आती है, वो तो पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात अतीक अहमद की, बिल्कुल आपने कहा वो डे लाइट में नहीं, शाम को मारा गया। उनको पहली बार ढंग से अरेस्ट हुए, वो अरेस्ट होने के बाद उसका भाई भी अरेस्ट हुआ। पहली बार उन पर कोर्ट केस चलना शुरू हुआ, नहीं तो उन पर कोर्ट केस ही नहीं चलता था। वो जेल में भी होते थे तो वो जेल से ही सरकार चलाते थे, जेल से ही MLA MP बनते थे, जेल से ही वो मुलायम सिंह की सरकार बनाते थे। उनके कुत्ते से हैंडशेक किया करते थे मुलायम सिंह यादव, फोटो है बड़ी फेमस, आप लगाइएगा। उनके कुत्ते से हैंडशेक करते हुए, बड़ा सा उनका एसोसिएशन, कौन सा कुत्ता है मुझे ब्रीड जानकारी नहीं है, उनके कुत्ते से हाथ मिलाया करते थे मुलायम सिंह यादव। तो ऐसा रुतबा हुआ करता था अतीक अहमद का। पहली बार उस पर केस हुआ, सुनते हैं, जो 60-70 साल का अतीक अहमद है, जो 40 साल से अपना माफियाडम चला रहा है, उस पर केस ही नहीं चल पाया कभी। उस पर पहली बार जज केस करने को बैठे, और जैसे ही केस चालू हुआ, बताइए क्या होगा, उसने कईयों के साथ मिल के काम किया होगा ना, वो डरेगा ना भाई, अब तो इसे बोलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ वो इन्वॉल्व था, किसे डर लगेगा, कौन मरवाएगा उसको, तो उसे मरवाएगा, मतलब उसे किसी ने मरवा दिया। लेकिन जैसे केस चलने होंगे, या तो वो अंदर जाके मर जाता, उसे या तो जेल में कोई मार देता, उसको फांसी की सजा हो जाती, या
उसको बाहर किसी ने मार दिया। हम चाहते कि उसको सेंटेंस होना चाहिए था, सेंटेंस होता तो फायदा होगा, तो उसके अंदर से और चीज़ें निकलती। तो बल्कि योगी आदित्यनाथ के तो लॉस है वो वैसे मरना। योगी आदित्यनाथ तो और अंदर जाता, सारी उगलता, उससे अतीक अहमद के थ्रू पूरा एक 100-200 और गैंगस्टर का पता लगता। तो हाँ, लेकिन हाँ, पहली बार क्योंकि वो एक्सपोज हुआ, पहली बार उस पर गवाही हुई, तो जो लोग डरना चाहते थे, समाजवादी पार्टी के जो एलिमेंट थे, जो डर गए थे कि अब ये मेरे बारे में क्या बोल देगा, अब अतीक अहमद कौन सा राज निकाल देगा, हमने कैसे चुनाव जीते, हमने कैसे सत्ता चलाई, हमने कैसे लूटमार करी, सब बाहर आ जाएगा, अब तो मरवा दो इसको। तो मरवा दिया किसी ने उसको। मैंने सुना योगी आदित्यनाथ पे भी बहुत सारी एफआईआर हैं और कभी केस नहीं चल पाया उनका। नहीं, देखिए आप आजकल अफवाहें पढ़ रहे हैं रवि जी। हैं, योगी आदित्यनाथ पे 3 केस हैं। 3 केस उनके 19 साल के सांसद के करियर में। मैं आपको 1-2 केस बताता भी हूँ, और वो हटे कैसे वो भी बताता हूँ, कोई केस हटता कैसे वो भी बताता हूँ। एफआईआर क्वैश हो जाती है। हमारे को क्वैश कैसे होती है, केस जो चल रहा है वो कैसे क्वैश होता है। वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते अपने सारे केस हटा दिए। भाई योगी आदित्यनाथ ना तो पुलिस हैं, अगर पुलिस भी हैं तो पुलिस उनके पास है, तो कोर्ट नहीं है ना। कोई भी केस केवल कोर्ट क्वैश कर सकता है। उनकी गवर्नमेंट ने कहा होगा भाई ये इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको लगता है इसको, तो कोर्ट ने उस मेरिट्स पे देख के क्वैश किया है। इसका मैं आपको काउंटर पूछता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पहले वो केस क्या है। वो केस सारे 2004, 2005, 2007 के हैं। तो मुलायम सिंह यादव ने, मायावती ने, अखिलेश ने क्यों नहीं केस को फॉलोअप करा? अगर मेरिट होती, आपको लगता है इतने विंडिक्टिव पॉलिटिशियंस हैं ये लोग, इतने बदलाखोर पॉलिटिशियंस हैं वो, अगर उसमें आयोटा भी मेरिट होती तो योगी आदित्यनाथ को वो कन्विक्ट करते नहीं करते? बेसिक क्वेश्चन है, करते ही करते, यानी वो नहीं कर पाए, यानी वो केस फट जीते। बट केस क्या है? ताजिया निकल रहा है, मुहर्रम निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर में। एक लड़का है अग्रहरी, वो देख रहा है, उसको फ्री में पीट देते हैं मुस्लिम समाज के लोग, करते करते पीट के वहीं वो हॉस्पिटल में जाके मर जाता है, धारा 144 लग जाती है। योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं उससे मिलने, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई वो। एफआईआर हो गई, आपने शांति भंग करी। आप एफआईआर का नेचर समझ गए, आपने शांति भंग करी। अब भाई जिसने मारा, जो उसकी कोई दिक्कत नहीं, जो मर गया उस पर कोई सिंपैथी नहीं। आपने वहाँ से आने के बाद आपने किसी का साथ दे के आपने शांति भंग करी। इस तरह की एफआईआर है। कहीं वो जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है, मैं नाम बोल रहा हूँ, कौन से बसपा के विधायक थे, कोई मसूद बोल के, उनके गनर, उनके यहाँ से पत्थरबाजी और गनबाजी होने लगती है, इधर से भी फायरिंग होती है, तो उसमें कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है, वो एफआईआर हो गई। तो उनकी एफआईआर ऐसी है कि मतलब करा किसी और ने और एफआईआर आप पे लगा दी, शांति भंग कर रहे हैं। शांति भंग, उनको तो बात बात पे शांति भंग कर रहे हैं। एक बार उनको अरेस्ट भी किया गया, वो शायद 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए अरेस्ट हुए, उन्हीं पे हमला, उन्हीं पे अरेस्ट, शांति भंग कर रहे हैं। और जब वो अरेस्ट हुए थे तो जो सीन गोरखपुर के लोग बताते हैं रवि जी, वो मतलब सामने से हो तो अद्वितीय है वो सीन। मतलब मठ से पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर था। कहते हैं बिछ गए लोग सड़कों पे। और ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, भाजपा के इतने लाखों कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे उस समय जब ये अरेस्ट हुए थे। मतलब एक आदमी को हटाते थे पुलिस और 1 इंच गाड़ी आगे बढ़ती थी, एक आदमी को हटाती थी, 1 इंच आगे गाड़ी बढ़ती, ऐसा करते 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 8 घंटे में 2 किलोमीटर का सफर तय हुआ। ये योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। तभी वहाँ नारा भी चलता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। अब नारा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। देखिए हम आप गलत हो सकते हैं, फैक्ट गलत हो सकता है, जनता की इतने विशाल जनता की मनोभावना गलत नहीं हो सकती। वो ऐसे ही खुश नहीं है, ऐसे ही उनके हीरो नहीं है योगी आदित्यनाथ। तभी हमें पिक्चर बनाने की सोचिए। आप किसी नॉर्मल कैरेक्टर पे पिक्चर नहीं बना सकते, उसको लार्जर देन लाइफ कल्ट की इमेज लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। मैं इमेज नहीं बना सकता। अगर आप योगी आदित्यनाथ की इमेज बड़े कर रहे हैं, मैंने योगी आदित्यनाथ की इमेज इतनी बड़ी है कि एक ट्वीट, एक मूवी, एक वीडियो उनका ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो बात पहुंचे। उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो बात पहुंचे। बल्कि हम तो सोच रहे हैं इस पिक्चर को तमिल में, तेलुगु में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, कई भाषाओं में लाए, पता तो लगे कि भाई भारत की डेमोक्रेसी क्या कर सकती है। भारत की डेमोक्रेसी, जो वक्ता एक पहाड़ों के छोटे से गांव में पैदा हुआ है, वो छोटे से स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके गांव में सड़क नहीं जाती थी, आज वो एक्सप्रेस में मैन बन गया है। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेस, हाईएस्ट किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवेज, जिसके खुद के गांव में सड़क नहीं थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन कल भारत में पॉसिबल है, भारत की डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। इस चेंज को हमने मूवी में दिखाना चाहा। लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन लॉस, क्या हुआ था? यूपी के 2021 के लॉ में बहुत दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई, कुछ फिजल हो गई, कुछ कन्विक्शंस भी हुए। क्या स्टोरी है इसके पीछे? देखिए, लव जिहाद जो फिनोमेना है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत जगह पे। केरला में बहुत ज़ोर से ऑब्जर्व करेंगे। लव जिहाद है क्या? एक मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल के, अपनी एंटिटी बढ़ के एक हिंदू लड़की को वाव करता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पटाता है, उससे शादी करता है, उससे संबंध बनाता है, उससे बच्चे पैदा करता है, फिर बाद में अपनी एंटिटी रिवील करता है, मैं तो राजू नहीं था, मैं तो रिजवान था।
और फिर उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और इसके मस्जिदों से पैसे मिलते हैं। इसके रेट कार्ड हैं कि अब किस लड़की को, अगर ब्राह्मण लड़की को पटाओगे, इसके रेट कार्ड बाहर आ गए। हमने उत्तर प्रदेश में देखे हैं कि कैसे कैसे कन्वर्जन के रैकेट्स चल रहे हैं। वो तो पता ही नहीं थे, सालों से चल रहे हैं। आप जाके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, योगी सरकार की गवर्नमेंट में, एक रैकेट निकल रहा है। केरला में लेफ्ट की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ओमन चांडी से लेकर अच्युतानंद ने फ्लोर में कहा है कि क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। उन्होंने क्रिश्चियन लड़कियों के हवाले से ज़्यादा कहा है, क्योंकि रेट कार्ड है, रेट कार्ड है भाई। ब्राह्मण लड़की को कन्वर्ट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा आपको, फलाना लड़की को कन्वर्ट करोगे तो इतना पैसा मिलेगा आपको। कितना पैसा मिलता है इनको? अलग अलग 1 लाख 2 लाख 5 लाख सबके रेट कार्ड है, आपको मिल जाएंगे। कई चैनलों ने उस पर रिपोर्ट करी है। अच्छा, हाँ, तो ये पहली बार। और लव जिहादी कहाँ पर हो रहा है? इसको यूके और कनाडा में ग्रूमिंग गैंग्स बोलते हैं। कोई ये कोई केवल भारत का फिनोमेना नहीं है, वहाँ सिख लड़कियों के साथ होता है। तो इसके अगेंस्ट में सबसे मुखर रूप से बोलना शुरू करा 2007, 2008, 2009 में वो योगी आदित्यनाथ ने करा। इसलिए वो टर्म उनके साथ चिपक गई कि अरे तो योगी आदित्यनाथ इस टर्म के प्रणेता है। ये तो चल रहा था फिनोमेना। देखिए, समाज में फिनोमेना चल रहा है, तो अगर मैंने उसको बोल दिया तो वो समाज का फिनोमेना मैंने नोटिस करा और चला दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने उसको नोटिस करा कि उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, मैं गोरखपुर में अपने समाज में देख रहा हूँ, मैं पूर्वांचल में देख रहा हूँ ये। उन्होंने, और जैसी वो सरकार में आए, उन्होंने इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करा। पहले उन्होंने रोमियो स्क्वाड्स बनाए कि जहाँ पे भी लड़कियों के जमावड़े ज़्यादा होते हैं, जो गर्ल्स कॉलेज हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उनके बाहर 3-3 की पुलिस लगा दी, खासकर उसमें महिला पुलिस, जिससे ये सीटी बाज हैं, जो छेड़छानी करते हैं, लड़कियों को तंग करते हैं, जिससे लड़कियों को ट्यूशन जाने के लिए कोई भाई या कोई पिताजी को साथ में आना पड़ता था। तो ऐसी जगहों पे पुलिस रहे और इस तरह के आशिकों को रोके। लोगों ने कहा नहीं, ये तो जो बेचारे कपल्स हैं उनको तंग कर रहे हैं। कपल्स को कोई तंग नहीं कर रहा, जो आशिक मिजाज हैं, जो लड़कियों को तंग कर रहे हैं, जिनको मॉलेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, उनके खिलाफ हुआ। और फिर इसको लव जिहाद तक लेके गए कि जहाँ पे भी आइडेंटिटी चेंज करके ऐसे कोई लड़कियों को पटा रहा है, उनको वो कर रहा है, उनको वो कर रहा है और फिर उससे शादी कर रहा है, उसका पूरा एक क्लियर कानून बना दिया, उसमें क्या सजा होगी और उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। देखिए, लॉ केवल डेटरेंट है। आप जैसे ही 10 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, अगले 1000 पे, अगले लाख पे इफेक्ट पड़ता है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं। ये लव जिहाद के बारे में मैं कुछ और थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बिकॉज इट हैज़ इंटरनेशनल रिपरकशंस, वेरी डिस्टर्बिंग। तो किस लेवल के सिस्टमैटिक एफर्ट से ये हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। इसका पैसा कहाँ से आता है? उसका पैसा जहाँ पे पिक्चर बैनी हुई कतर से, सऊदी से आता होगा। ट्रैक भी हुआ है बहुत जगह। एनआईए उस पूरा एनआईए के केस चल रहे हैं 2-3 केरला में। बिल्कुल ये कि खासकर ये लड़कियों से, मुस्लिम लड़कियों के थ्रू शुरू होता है। मान लिया कॉलेज में हिंदू लड़की भी पढ़ती है, मुस्लिम लड़की भी पढ़ती है, मुस्लिम लड़की अपने भाई। अब केरला स्टोरी जो पूरी पिक्चर है, केरला स्टोरी पूरी पिक्चर उसी पे है। सुदीप्ता सेन की क्या खतरनाक, क्या सुंदर पिक्चर है। बल्कि हर व्यक्ति को देखनी चाहिए। मैं अपनी पिक्चर का प्रचार कम कर रहा हूँ, बाकी पिक्चरों का प्रचार ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में रवि भाई इतनी सुंदर पिक्चरें बनी, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो गंगा जमनी तहजीब में जी रहे हैं, पनीर टिक्का खा के, चिकन टिक्का खा के जी रहे हैं। हम तो खुश हैं, हमारे वाह बहुत बढ़िया, गंगा जमनी सेवई खाओ, ये खाओ, बढ़िया। हमें तो पता ही नहीं है भाईचारा चल रहा है। भाई हम, मतलब भाई वो, चारा हम बने हुए। गंगा भी हमारी नदी, जमुना भी हमारी नदी, गंगा जमनी कहाँ से हो गई पता नहीं। कहते नहीं, पनीर टिक्का इन्होंने दिया है, बिरयानी इन्होंने दिया। मतलब उस देश के लोग जहाँ पे चावल उगता भी नहीं था, जहाँ पानी, उनको बिरयानी बनानी आती थी। सब भारत के कुक हैं, सब भारत की कला है। ताजमहल उन्होंने बनाया, कहाँ बनाया, कौन आया था वहाँ से बनाने? सब यहाँ भारत के शिल्पी हैं। तो ये जो हमें खिलाया गया ना, पिलाया गया, अरे मुगलई संस्कृति केवल ये थी कि मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को काटो, ब्राह्मणों को काटो, उनके जनेऊ का पहाड़ बना दो। वो थी केवल मुगलाई संस्कृति। और कोई मुगलई, अकबर द ग्रेट ने वही करा जो औरंगजेब द ग्रेट ने करा। उसने भी हिंदुओं को मारा, उसने भी जजिया टैक्स लगाया, उसने भी कन्वर्ट करा लोगों को, उसमें फिल्में बना दी। मतलब आप सोच रहे हैं, मतलब भारत में, मतलब बेवकूफ़ है हम लोग, हद दर्जे के बेवकूफ़ हैं। हम अकबर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी को आना पड़ा औरंगजेब रोड चेंज करने के लिए। आप कभी यूरोप गए हैं? अभी यूरोप के 18 देशों में होलोकास्ट को डिनाई करना क्राइम है। और आप कहते हैं कि नहीं, होलोकास्ट तो कुछ हुआ नहीं था, ज्यूस को तो मारा ही नहीं गया। आप ऐसा लिख दें। हिटलर की जो किताब है माइन कैम्प, वो बैन है, वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं मिल सकती, आप अपने घर में नहीं रख सकते, आप लाइब्रेरी में नहीं रख सकते हैं। हमारे औरंगजेब रोड है। मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है कोई? मतलब पता है उदाहरण क्या है? आपका इतना सुंदर सा स्टूडियो है, मैं यहाँ पे आऊँ और सब ये जो आपने खाने की चीज़ रखे माइक पर तोड़ के चले जाऊँ। आप कल से इसका नाम रख दें शांतनु भवन। इस हद की बेवकूफ़ी है वो, कि जो आपका देश बर्बाद करके चला गया, आपके लोगों को परिवर्तित करके चला गया, आपके हज़ारों टेम्पल तोड़ के चला गया, आपके काशी अयोध्या तोड़ के चला गया, आपने उसके नाम की रोड बना रखी है, औरंगजेब रोड। और वो आज नरेंद्र मोदी को आके बदलनी पड़ती है। औरंगजेब लेन तो फिर भी दिशा, वो भी बदल गई। अब अभी भी अकबर बीरबल रोड है, सब यहाँ पर पड़ी हुई है। वो आपकी बात ठीक है। वो देयर वाज अ टाइम जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, तो उस लेवल पे हमारी नहीं चली होगी। और नाउ दैट इज चेंजिंग एंड इंडिया, वो ठीक है। ना, यू आर आल्सो गेटिंग मिस्टेकन। जब ब्रिटिशर थे
तो यहाँ पे जो जो किंग्स रोड और क्वींस रोड भी थी, आज वो आज वो जनपद बन गई है। तो हमने सारे अंग्रेजों वाले नाम तो चेंज कर दिया अधिकतर। जो ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, सारे अस्पताल इनके नाम से एलिजाबेथ क्वीन विनी नाम थे उसके। लेकिन क्योंकि वो वोट बैंक नहीं था, अगर यहाँ पे 5% एंग्लो रुक जाते तो वो भी नॉम नहीं चेंज होती। लेकिन जैसे ही औरंगजेब रोड का नाम आया तो नेहरू चाचा बोले नहीं 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 नहीं, औरंगजेब रोड चेंज करूंगा तो मेरा मुस्लिम वोट चला जाएगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दिक्कत, दुख, जो शक है वो किस बात पे है, भाई ऐसा कौन मुसलमान है जो औरंगजेब को अपना हीरो मानता है? अगर आप औरंगजेब को अपना हीरो मानते हो तो मुझे आपसे दिक्कत है। आप एपीजे कलाम को अपना हीरो मानो, आप अब्दुल हमीद को अपना हीरो मानो, बिल्कुल मानो, आप कबीर को अपना हीरो मानो, बिल्कुल मानो। लेकिन अगर आपको औरंगजेब में हीरो बनता है, किसी मुसलमान व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कि औरंगजेब रोड है यहाँ पे, मतलब जिसने यहाँ पे सरदारों के शीश काट के लटका दिए, और शीशगंज गुरुद्वारा है यहाँ पे, गुरुद्वारे में जाके देखो तो बताया गया किस सिख गुरु को कैसे मारा गया, किसी को जला के मारा गया, किसी को काट के मारा गया, किसी को कपड़ा बांध के मारा गया, और वहाँ पे औरंगजेब रोड भी है। मतलब इससे निहत दर्जे के बेवकूफ़ हम भारतीय ही हो सकते हैं। हमने अपनी सहिष्णुता में, अपने लार्जर दिल में बड़ा बनाने के चक्कर में अपने देश को छोटा कर दिया। नहीं, मतलब मैं हिस्ट्री से करंट रियलिटी पे आना चाहता हूँ। बताएं। अयोध्या पहले कंट्रोवर्सी भी हुई, उसके बाद मंदिर भी बना, और उसके बाद एक टूरिज्म पे बूम भी आया, बट उसके बाद वो बूम थोड़ा सा फिजल आउट भी हो गया। तो ये आस्था इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है? फिजल आउट नहीं हुआ। अयोध्या जाए, पैर रखने की जगह नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, आस्था इकोनॉमिक्स बहुत सुंदर चीज़ है। मैं अभी कुछ फेलोज़ को लेके, रिसर्च फेलोज़ को लेके लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश के टूर में गया। वो लोग लखनऊ गए, अयोध्या गए, काशी गए, प्रयाग गए, गोरखपुर गए, देवरिया गए, पूरा घूमा उन्होंने। तो हम कई IAS ऑफिसर के साथ बैठवाया मैंने, तो मैंने उनको आलोक कुमार जी के साथ बैठाया, जो 1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो प्रोजेक्ट है योगी आदित्यनाथ का, उसके हेड है। ओके। तो उन्होंने डेलॉइट, उसकी एजेंसी है, उसका PPT चल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे फिनटेक खोलेंगे, यहाँ पे इतर पार्क खोलेंगे, यहाँ पे शू और फैक्ट्री खोलेंगे, और उसमें एक हेड था धर्मानॉमिक्स, मतलब रिलीजियस इकोनॉमी। राइट। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि डेलॉइट के प्रेजेंटेशन में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में टेम्पल इकोनॉमी एक पार्ट है, जिसको हमने इग्नोर करा। कितना बड़ा पार्ट था? मैं भी आऊँगा मैं उस पर, कि उसको पहले तो हमने उस PPT में स्पेस मिली, वो तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं था हमारे। तो कहता भाई राम कौन? राम तो काल्पनिक थे। हम सच्चे हम उस एरा के लोग हैं। 2014 से पहले सरकारों के लिए राम काल्पनिक थे, आज वो इकोनॉमिक्स की PPT में भी आ गए। तो ये चेंज छोटे नहीं है। मैं दूसरा चेंज बताऊंगा, फिर मैं इकोनॉमिक्स पे आता हूँ। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं अयोध्या में था, मैं NDTV के साथ कमेंट्री कर रहा था राम की पैरी के बगल में, और वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी, तो उसमें हम लोग देख रहे थे। मेरे साथ अमीश त्रिपाठी भी थे, हम लोग NDTV पे कमेंट्री कर रहे थे। मारिया शकील शो होस्ट कर रही थी उस समय, मैं NDTV में थी। और थोड़ी देर सब पॉज हो गया, हम लोग सब देखने लगे, वो मूर्ति आ रही थी, उसमें पर्दा हटा और सबकी आंखें नम थी, इतना बड़े से स्क्रीन में देख रहे थे हम लोग। और जैसे ही वो एकदम से एक हेलीकॉप्टर घूमने लगा और उसने फूलों की वर्षा शुरू कर दी, रोज़ पेटल्स की, लाल गुलाब की वर्षा शुरू कर दी। मेरे पास में जो नदी थी उसमें भी एकदम से गुलाब लाल लाल हो गई। एकदम से मुझे जक्सटापोजिशन हुआ कि जो सरयू लाल हुई है, ये पहली बार लाल नहीं हुई है, ये 1990-91 में लाल हुई थी, तब मुलायम सिंह की गोलियों से लाल हुई थी, राम भक्तों के खून से लाल हुई थी, आज राम भक्तों पे फेंके हुए फूलों से लाल हुई है। ये जब जक्सटापोजिशन मुझे यहाँ पे भी दिखा कि पहले हम राम को काल्पनिक मांगते थे, राम भक्तों को गोली से उड़ा देते थे, आज उसकी इकोनॉमी की चर्चा भी हो रही है। अब क्यों है टेम्पल इकोनॉमी मतलब टेम्पल इकोनॉमी कैन ऐड ऑलमोस्ट 0.5% टू योर GDP, 0.7-0.8% टू योर GDP, विच इज़ ह्यूज। मतलब यूपी की जितनी बड़ी इकोनॉमी अगर 0.1% कोई चीज़ ऐड कर देती है, कैसे ऐड करती है वो? उत्तर प्रदेश का जो टूरिज्म है, बल्कि उत्तर प्रदेश का क्या, भारत का टूरिज्म का, आपने कोई ब्रोशर देख लो 2014 से पहले का, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का कोई ब्रोशर देख लो 2017 से पहले का, उसका कवर पेज क्या होता था बताइए? ताजमहल। मतलब वी वर ऑल अबाउट ताजमहल। मनमोहन सिंह बाहर जाएंगे तो क्या गिफ्ट करेंगे? ताजमहल। मतलब और कुछ था ही नहीं हमारे पास, वी वर जस्ट ताजमहल कंट्री। मतलब आओ तो थोड़ा बहुत जयपुर ने ले लिया, भाई अगर आदमी दिल्ली आया है तो जयपुर सर्किट ये बन गया, बाकी तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। साउथ के टेम्पल, साउथ के टेम्पल तो आज भी ऐसे हैं कि आप उसमें ज्योमेट्री ज्योग्राफी नहीं नोट पाएंगे कि वो किस एक्सिस पे बनी है, किस लॉन्गिट्यूड पे बनी है, उससे ये पता लग जाएगा, उससे टाइम पता लग जाएगा, क्या क्या बना है। वो टाइम में जब कोई इंजीनियर नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं था, तब वो बने टेम्पल्स। उनकी हम्पी जैसी जगहों की ब्रांड नहीं बनाई, क्योंकि हम तो ताजमहल पे लगे हुए थे। वहाँ से शुरू होती है। उसमें करीब 11-12 करोड़ लोग आते हैं हर साल। अयोध्या में आते थे 2 लाख 3 लाख लोग। 2024 में 13.5 करोड़ लोग अयोध्या के गए। गोवा से ज़्यादा लोग काशी विश्वनाथ में आते हैं, 10 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ आके गए। ये सब तो छोड़ दीजिए, कुंभ में 66 करोड़ लोग, 66 करोड़ पीपल केम टू कुंभ फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब मैं वहाँ नहा रहा होता था, मैं तो 30 दिन रहा, मैं शायद अकेला व्यक्ति हूँगा जो अर्बन व्यक्ति जो 30 दिन रहा हूँगा वहाँ पे। गया 1 वीक के लिए था, 1 महीना रह के आया। वहाँ पे कभी आपको उड़िया सुनाई दे रही है, कभी बंगाली सुनाई दे रही है, कभी तमिल भी सुनाई दे रही है। तमिल सरकारों को और बांग्लादेश जैसा ही हो रहा है उनका हाल, वेस्ट बंगाल की सरकारों को ये सुनना चाहिए कि वो भी योगी आदित्यनाथ का जलवा देख के गए हैं, नरेंद्र मोदी का जलवा देख के गए हैं। वहाँ 66 करोड़ लोग आए। अब 66 करोड़ कितना बड़ा नंबर है मैं आपको बताता हूँ। कई बार नंबर बड़ा समझ में नहीं आता। इतना बड़ा नंबर है कि 2024 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी माइट। आपका पोलिंग बूथ कितनी दूर होता है? आपका पोलिंग बूथ कितनी दूर है आपके घर से? 4-5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर नहीं होगा आपका, कम ही होगा। कम ही होगा। मेरा तो 200 मीटर पे है, क्योंकि जो उनकी नॉर्मली संरचना है वो 3 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर की है। जब पूरी इलेक्शन कमीशन की मशीनरी लगी और आपका पोलिंग बूथ 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर है, तो कितने लोगों ने वोट किया? 64 करोड़, 64 करोड़ लोगों ने। जब योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि कुंभ आ जाओ, जब संतों ने आह्वान किया कुंभ आ जाओ, नरेंद्र मोदी ने कहा कुंभ आ जाओ, और कहाँ से आ जाओ? तमिलनाडु से आ जाओ, उड़ीसा से आ जाओ, बंगाल से आ जाओ, आसाम से आ जाओ, महाराष्ट्र से आ जाओ, तो 66 करोड़ लोग आ गए। आप कंपैरिजन देख पा रहे? और जब कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो ट्रेन से आता है, वो फ्लाइट से आता है, वो रोड से आता है, वो रोड टैक्स देता है, वो खाना खाता है, वो जल लेने के लिए बोतल खरीदता है, वो कहीं से किसी होटल में रहता है, किसी बंकर में भी रहेगा तब भी उसे पैसे देने, टेंट में रहता है, वो माला कलावा खरीदता है, वो पुजारी से पूजा करवाता है। कम से कम अलग अलग रिसर्च नहीं हो, 3 से 3.5 हज़ार तो कम से कम खर्च करता है। 66 करोड़ को 3,000 से इंटू कर दीजिए, उतनी 3 लाख करोड़ की इकॉनमी। हाय तो मच रही थी, अरे ये सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये खर्चा कर दिया, रिलीजियस सरकार ने रिलीज कैसे खर्च कर सकती है, हमारी तो सेकुलर सरकारें हैं। उस 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने 3 लाख करोड़ की इकॉनमी जनरेट करी है। और वही अयोध्या के जो 13.5 करोड़ लोग हैं वो क्या इकॉनमी जनरेट करें? अयोध्या से पलायन बंद हो रहा है धीरे धीरे। क्या बंद हो रहा है? पलायन मतलब माइग्रेशन खत्म हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे नॉर्मल आदमी कह रहा है, बल्कि मैं बस वीडियो में भेजूंगा, वो टैक्सी चला रहा है वहाँ पे, एयरपोर्ट खुल गया, कह रहा मैं यही काम करता था, मैं यहाँ पे 17-18 हज़ार कमाता हूँ, मुंबई में 22 हज़ार कमाता था, वो इतनी महंगी जगह, यहाँ पे माँ के हाथ का खाना खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ। टैक्सियाँ चलने लगी हैं, होटल चलने लगे हैं, होटल में लड़के काम करने लगे हैं, वेटर काम करने लगे हैं, कला दुकानें खुल गई हैं। मतलब जिस इकॉनमी से वंचित रखा गया था अयोध्या को, पूरे पूर्वांचल को, वो इकॉनमी वापस आ रही है। मैं तो बार बार कहता हूँ, श्री राम की कृपा के साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बह रही है। तो ये होती है रिलीजियस इकॉनमी, ये होती है टेम्पल इकॉनमी। और जो पूरे भारत में है, पूरे भारत में रवि भाई 200 ऐसे टाउन है जो रिलीजियस इकॉनमी में चलते हैं, वो तिरुपति हो चाहे शिरडी हो। केवल कांवर यात्रा 2-3 हज़ार करोड़ की इकॉनमी जनरेट करता है। और जो कांवर बनाते हैं उसमें सहारनपुर के मुसलमान हैं, जौलपुर के मुसलमान हैं बहुत सारे, जो कांवर लकड़ी का कांवर बनाते हैं। वो नहीं बताता कोई, नहीं उसकी दुकान में पूछ के लिया और कांवर लेता है वो, उसको हिंदू को पता तब भी लेता है भाई, उसे खाना खाने में दिक्कत है बस। भाई आप तो अपनी लिपस्टिक भी हलाल करके ले रहे हैं, आप तो सीमेंट भी हलाल करके ले रहे हैं, आप तो कहेंगे मेरा बैंक भी हलाल होगा, लेकिन मैं खाना भी नहीं खा सकता हिंदू के हाथ का शुचिता से बना हुआ। भाई जिस तवे पे नॉनवेज बना मुझे नहीं खाना ना उसमें। और इतने उदाहरण आते हैं, किसी ने उसमें सुसु कर दिया, किसी ने उसमें थूक दिया, किसी ने उसमें ये कर दिया, उसके बाद कौन खाना चाहेगा वहाँ पे? या तो अपनी ब्रांडिंग ठीक करिए आप अपनी, और ब्रांडिंग अपनी ऐसी करी हुई है, लिखा हुआ माँ वैष्णो ढाबा, QR कोड में रिजवान आ रहा है, तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, एक सवाल मेरा, बस आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ क्या भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए मैं तो फॉर्च्यून टेलर नहीं हूँ, लेकिन आपको ये श्रेय नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के 11 साल में बड़े बड़े सुंदर डिसीजन हुए, चाहे वो मंदिर बनना हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो GST हो, मतलब ऐसे हुए हैं, चाहे वो मतलब इतनी चीज़ें कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतने 10 साल में हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिसीजन है अच्छे लीडर तैयार करना। मेरा सबसे बड़ा लीडर मैं कहता हूँ वो है जो अच्छे लीडर ना तैयार कर पाए। मतलब आपके पास बैटरी ऑफ लीडर्स है, आपके पास चॉइस ही चॉइस है। जैसे कांग्रेस में क्या है, अगर आप कांग्रेस के HR मैनेजर हैं, मान लिया आप कांग्रेस के रिसोर्स को सेट करने हैं, तो आपके पास क्या है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके 2 बच्चे, या रॉबर्ट वाड्रा। तो आपको क्या करना होगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90, जहाँ उंगली रुक गई उसको बनाना पड़ा। आपके पास अब चॉइस ही नहीं है कोई, और किसी का कोई पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं बहुत ज़्यादा, किसी को ज़्यादा ज़मीन की जानकारी नहीं। यहाँ क्या है? बैटरी ऑफ लीडर्स क्रिएट कर दिए हैं। मतलब सेंटर में अमित शाह आपके पास है, स्टेट्स में आपको योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, हेमंत बिस्वा हैं, अन्नामलाई हैं, तेजस्वी सूर्या, मतलब आपका बैटरी ऑफ लीडर्स। सबकी एज भी अलग है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है। मतलब हर 10 साल के बाद मेरे पास लीडर है एक। और लीडर के पास 3 क्वालिटी क्या है? सबसे पहले तो पॉपुलर होना चाहिए। देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में
आप जब तक पॉपुलर नहीं है, जनता आपके नाम पे कहने में, वो 3 लाख लोग खड़े हैं धूप में, वहाँ पे बारिश में खड़े हैं 3 लाख लोग, आपको सुनना है। मैं कर्नाटका की रैली में गया, योगी आदित्यनाथ आने वाले थे, मैं ट्रांसलेटर के साथ गया था। मैंने कहा क्यों खड़ा है भाई, गर्मी में क्या समझ में आएगा, बाबा 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 मंदिर बाबा, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला था। वो बाबा को देखने आया था बस। जब तक आपकी सुपर पॉपुलैरिटी नहीं है, आपने ऐसे काम नहीं किए जिसकी चर्चा आपकी कर्नाटका तक फैली है, पहली बात। दूसरा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं आपने सरकार बना ली और तो इन लोगों ने खट के सीखा है, योगी आदित्यनाथ ने खट के सीखा है, नरेंद्र मोदी ने 3 साल 3 टर्म्स में गुजरात की शासन चलाया है, गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाया है। और तीसरा, आपको चुनाव लड़ने आने चाहिए, आपको चुनाव लड़ने भी आनी चाहिए, चुनावी राजनीति भी समझ में आनी चाहिए। अगर आप में ये और ये सब के बावजूद आपकी उम्र में भी 10-15 साल का आपके पास करियर होना चाहिए। जो 50-55 का आइडियल है, उसके पास कम से कम 15-20 साल का प्ले है। इस कैटेगरी के बहुत सारे लीडर हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ बड़ा नाम है। जब पोस्ट मोदी एरा आएगा तो उसमें वन ऑफ द कंटेंडर्स होंगे ही होंगे, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन पोस्ट मोदी एरा मुझे लगता है जल्दी आएगा नहीं, जिस तरह के वो फिट दिखते हैं। मतलब जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर ही डिसाइड करेंगे वो कब रिटायर होंगे। जिस तरह की उनकी फिटनेस लगती है, जिस तरह की उनकी अलर्टनेस लगती है, जिस तरह की उनका विजन लगता है, मुझे लगता नहीं कि उनको कहीं जाना चाहिए। हम सबकी उम्र भी उनको लग जाए और वो देश को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। उनका जन्मदिन भी है इसी महीने में, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपकी इस पिक्चर से, अजय से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अजय है पिक्चर का नाम, अजय मतलब जिसको पराजित ना किया जा सके। सुंदर बनी है पिक्चर बहुत। अनंत जोशी निहरुआ भी हैं इसमें। मैं बताता हूँ, अनंत जोशी योगी जी के किरदार में उन्होंने ऑन कैमरा शेव ऑफ करवाया जब उनका योग संस्कार हो रहा था। परेश रावल जी उनके गुरु बने, महंत वैद्यनाथ। निरहुआ एक पत्रकार बने, सूत्रधार हैं पूरी पिक्चर्स के। अजय मैंगी जी हैं जो फाउंडर हैं सम्राट सिनेमैटिक्स के भी, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल में। गरिमा सिंह जी और पवन मंत्रा जी माँ बाप बने योगी आदित्यनाथ के। बहुत सुंदर पिक्चर है, 19 सितंबर को थिएटर्स में आ रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल बायोपिक्स बनी है, लेकिन ये बहुत अलग है उनसे। आपको हर 10 मिनट में सीटी मारने का, चिल्लाने का, चीखने का, डायलॉग रिपीट करने का मन करेगा। और अब थिरकते हुए गाना गाते हुए, बी प्राक के गाने हैं, सोनू निगम के गाने हैं, मीका के गाने हैं, जय किशोर जी ने भजन गाए हैं, रूमी गाए, निरहुआ ने खुद एक गाना गाया है। मतलब बिल्कुल एक एंटरटेनिंग पिक्चर बनाई और हमें एंटरटेन करने का कुछ करना नहीं पड़ा। वो योगी आदित्यनाथ का जीवन ही इतना एंटरटेनिंग है। तो क्या किसी एक्टर्स की ब्रीफिंग हुई योगी आदित्यनाथ के साथ, डायरेक्ट इंटरेक्शन? देखिए, योगी आदित्यनाथ फिल्म सिटी बनाने में, सड़कें बनाने में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, माफिया को निपटाने में फ़र्क है। मूवी बनाने का नाम हम क्रिएटिव लोगों के पास ही ठीक है। मुझे लगता है इनको इस बात की परवाह भी नहीं है। होपफुली उनको पता तो है कि मूवी बन रही है। चलो, ऑल द बेस्ट टू द। और जिस किताब पे बन रही है वो उनके संज्ञान में, उन्होंने उसको लॉन्च किया है। हाँ, इस बेग ऑफ द बुक ऊपर लिखा भी है, इंस्पायर्ड बाय शांतनु गुप्ता द मंक हू बिकेम चीफ। पिछली बार मैंने आपको गिफ्ट भी करी थी, उसी किताब पे ये बेस्ड है। तो उसका अडेप्टेशन किया है। डायरेक्टर हैं रविंद्र गौतम, इसके राइटर हैं प्रियंक दुबे, दिलीप जी हैं और रिसर्च टीम है। उन्होंने बहुत सुंदर से इसको अडेप्ट करा है और पर्दे पे लाया। परफेक्ट, आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। या चलेंगे, साथ ही में देखेंगे। चलिए, थैंक यू शांतनु जी।